आज मेरी शादी का दिन था। मैं लाल जोड़ा पहने बैठी थी। काफी देर से मेरी माँ मुझे तैयार कर रही थी। मेरे ससुराल से मेरे लिए बेहतरीन लिबास और कीमती जेवरात आए थे। मेरी माँ बहुत खुश थी कि इतने अमीर घराने में मेरी शादी हो रही थी, मगर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक तो अब तक मैंने अपना होने वाला दूल्हा नहीं देखा था। ऊपर से मैं अभी शादी के लिए बहुत छोटी थी। मैंने बहुत रोना धोना मचाया था, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी थी। मैं अभी पढ़ना चाहती थी। अभी मैंने सिर्फ मैट्रिक ही तो किया था। लेकिन सच तो ये है कि हम गरीबों की जिंदगी भी अमीरों के इशारे पर ही नाचती है। खैर, अब मुझे जैसे भी करके ये शादी करनी थी। मेरी माँ ने मुझे लाल जोड़ा पहनाया, फिर हल्का सा मेकअप किया और फिर बहुत सा जेवर मुझे पहना दिया। अब मैं तैयार हो चुकी थी। मैं आईने में खुद को देखती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मेरे ससुराल से एक बहुत बड़ी सी गाड़ी हमको लेने आई थी, क्योंकि हमारी झोंपड़ी नुमा घर में तो शादी हो नहीं सकती थी। मेरे माँ बाप तो बहुत खुश थे। मेरी माँ ने मुझे गाड़ी में बिठाया और कुछ ही देर में हम एक आलीशान बंगले में पहुंच चुके थे। सब बहुत खुश थे कि इस महल में राज करूंगी मैं, मगर मैं बहुत घबरा गई थी। ना जाने मेरा दूल्हा कैसा होगा। हैरत तो मुझे ये थी कि अपने होने वाले दामाद को मेरे अम्मा अब्बा ने भी नहीं देखा था। जब भी वो पूछते तो उन्हें टाल दिया जाता कि उन्हें आप शादी वाले दिन देख लेना। शादी का इंतजाम उसी बहुत बड़े बंगले के अंदर ही किया गया था, जहां बस चंद लोग ही थे। निकाह शुरू होने लगा तो मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूल्हा सेहरा बांधे आ बैठा था। अब मुझे किसी भी तरह उसका चेहरा देखना था। कुछ ही देर में निकाह हो चुका था। मैं मायूस निगाहों को झुकाए बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने निगाहें उठाई तो देखा कि अब मेरा दूल्हा अपना सेहरा उतार के बैठा था। वो जवान और बहुत ही खुश शक्ल नौजवान था। मैं तो उसे देखकर खिल उठी थी। मेरा दूल्हा मेरे अब्बा को गले लग रहा था। सब उसे मुबारकबाद दे रहे थे। अब मेरे दिल को काफी सुकून मिला था। दूल्हा ना सिर्फ खुश शक्ल था, बल्कि अदब व लिहाज वाला भी था। मुझे अपना दूल्हा बहुत पसंद आया था। अब मेरे लबों पे मुस्कुराहट खिल रही थी। कुछ देर बाद मुझे एक दूसरी कार में बिठाकर रुखसत किया गया। मैं तो उसी बंगले को अपना घर समझती थी, लेकिन अब मैं कहीं और जा रही थी। अम्मा अब्बा को वापस घर पहुंचा दिया गया था। मुझे जहां लाया गया था वो जगह शहर से काफी दूर थी, मगर वो घर भी बहुत खूबसूरत था। एक औरत मुझे मेरे कमरे में बिठा गई थी। मेरा कमरा रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। अब मैं अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने चोरी से निगाहें उठाकर देखा तो मेरे शोहर की बजाय वहां एक भारी भरकम, इंतहाई मोटा और इंतहाई काला सा इंसान खड़ा था। मैं एकदम से घबरा गई। अचानक उसने मेरा दुपट्टा खींचा तो मैं कांप गई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं हिम्मत करके चिल्लाई थी। पागल लड़की, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। वो मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आने लगा। मैंने जल्दी से उसे धक्का दिया। वो इस हमले के लिए तैयार ही नहीं था, तभी तो गिरते गिरते बचा था। मैं बेड के दूसरी जानिब खड़ी हो गई थी। निकल जाओ जलील इंसान, मेरा दूल्हा आता ही होगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन हिम्मत करके बोल रही थी, बेवकूफ लड़की, मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा निकाह मेरे साथ ही हुआ था, और वो जो लड़का तुमने देखा था वो मेरा मुलाजिम था, जो तुम्हारे माँ बाप का मुंह बंद करने के लिए मैंने वहां बिठाया था। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो मेरे करीब आ चुका था और उसने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया था। वो शैतानी मुस्कुराहट हंसता हुआ बोला, अच्छे से समझ लो कि मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ, वरना मुझे समझाने के और भी तरीके आते हैं। वो भारी भरकम काला कलोटा हबशी जैसा शख्स दिखता था, और देखने में तो वो मेरे अब्बा से भी उम्र में बड़ा दिखता था। भला मैं ये कैसे मान सकती थी कि वो मेरा शौहर है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उस शख्स को अपने शौहर के रूप में देखकर मेरा तो दिल बंद होने वाला था।
وہ شخص مجھے اپنی طرف کھینچنے لگا تو میں نے جلدی سے ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے گلدان اٹھا لیا اور زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک دم سے چلایا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ بدذات لڑکی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا کروں گا، تو ساری زندگی تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ وہ اپنا سر پکڑے ہوئے کمرے سے چلا گیا اور دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ میں چھوٹی سی عمر میں اس شخص کے جال میں پھنس چکی تھی اور میرے والدین بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی محلوں میں راج کرے گی۔ میں گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اس کے بعد تو اس نے میرے ساتھ وہ ظلم کیا کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ رات کو آتا اور میری چیخیں سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایک رات تو میری جان نکلتے نکلتے بچ گئی جب اس نے، آج سے چند ماہ پہلے ہمارے حالات بہت خراب تھے، ہم بہت ضرورت مند تھے۔ ابا کو کبھی کوئی مزدوری مل جاتی تو ہم کھانا کھا لیتے، ورنہ بھوکے ہی سونا پڑتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایک نیک دل انسان اچانک ہمارے گھر آیا۔ ہمارے گھر کے سامنے اس کی کار خراب ہوئی تھی، اسے پانی چاہیے تھا۔ اس نے اماں سے کہا، بہن تھوڑا سا پانی تو دے دیں، میری گاڑی گرم ہو گئی ہے۔ اماں، جو ایک اجنبی کو دروازے پر دیکھ کر حیران تھی، اب جلدی سے اندر آئی تھی اور مجھے کہا کہ ثانیہ ذرا اس بندے کو پانی تو دے آؤ۔ میں پانی بھرنے لگی تھی جبکہ میرا چھوٹا بھائی مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی بھر کر بوتل اس اجنبی کو تھما دی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے سادگی سے بتایا کہ وہ اس لیے کہ اسے بھوک لگی ہے، اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا تھا، کیوں نہیں کھایا اس نے کھانا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، چاچا ہم غریبوں کو 2-3 دن کے بعد ہی کھانا نصیب ہوتا ہے، ہم امیروں کی طرح دن میں 4 بار نہیں کھاتے۔ یہ کہہ کر میں نے پردہ گرا دیا۔ دروازے کے نام پر ایک پردہ ہی تھا ہمارا۔ میرے اندر آنے پر اماں مجھے ڈانٹنے لگی، پاگل لڑکی، کیا اجنبی لوگوں کو غربت کے دکھڑے سنا رہی تھی؟ اور یہ جو اجنبی لوگ ہمارے گھر کی حالت دیکھ کر انجان بن کر پوچھتے ہیں کہ بچے نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ میں نے اس آدمی کی نقل اتاری تو اماں نے اپنی چپل میری طرف پھینکی، جسے میں نے بڑے آرام سے کیچ کر لیا۔ لیکن شام کو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہی اجنبی انسان ہمارے گھر ڈھیر سارے کھانے پینے کا سامان اور راشن بھر کے لایا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے سارا سامان اندر رکھوا دیا اور کہا کہ وہ کل پھر آئے گا۔ ہم سب منہ کھولے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چلتا بنا۔ اس کے جاتے ہی ہم سب کھانے کے سامان پر ٹوٹ پڑے تھے، جس میں پھل، سموسے، پکوڑے، برگر اور سبزی، دالیں، گھی، چینی، چائے کی پتی، دودھ کے پیکٹ، سب کچھ تھا۔ اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو آج تک ہم نے کھائی تو کیا دیکھی بھی نہیں تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ابا گھر آئے تو پریشان تھے، آج پھر ان کی دہاڑی نہیں لگی تھی، مگر ہمیں خوشی سے کھاتے پیتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، ورنہ آج بھی ان کے بچوں کو بھوکا سونا پڑتا۔ پھر کچھ دن بعد اسی انسان نے ابا کو سڑک پر ایک کھوکھا لگوا کر دیا اور اس میں ڈھیر سارا سامان بھی ڈلوا دیا، اور پھر میرے ابا سے بولے، یہ لے اشرف بھائی، آج سے یہ آپ کی روٹی روزی کا ذریعہ بنے گا، اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے اس نمبر پر فون کر دینا۔ ابا حیرت میں تھے کہ ایک انجان آدمی کیسے کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے، یہاں تو اپنے بھی نہیں پوچھتے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں اچھائی اب بھی باقی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرے تھے ابا کی دکان چلتی جا رہی تھی۔ اب تو سارے آس پاس کے لوگ اسی دکان سے چیزیں لیا کرتے تھے۔ ابا کی آمدنی اچھی خاصی ہو گئی تھی، اب میں بھی سکون سے پڑھ لیا کرتی تھی، ورنہ بھوکے پیٹ کچھ پڑھا نہیں جاتا تھا۔ لیکن چند ماہ کے بعد ہی وہ آدمی جس کا نام نعیم الدین تھا ابا کے پاس آیا اور بولا کہ میرے مالک نے تمہاری بیٹی ثانیہ کا رشتہ مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔
उसकी बात सुनकर अब्बा तो हैरत में पड़ गए थे कि भला जो बंदा हमारा मोहसिन था, उसका भी मालिक, और वो भी हम जैसे लोगों के घर में रिश्ता करना चाहता था। ये बात अब्बा को कुछ हजम ना हुई, लेकिन उसका कहना था कि वो एक दिन हमारे घर सामान देने आया था, तो उस दिन उसके साथ मालिक का बेटा भी था, जिसका नाम नवीद अहमद था। और नवीद अहमद ने सानिया को देख लिया। तब से उनको वो बहुत पसंद आई है, और मालिक को कोई इतराज भी नहीं है कि भला जब बेटा राजी है तो वो उसकी खुशी के लिए क्यों मना करेंगे। जबकि उनको धन दौलत का कोई लालच भी नहीं था। वो आदमी अब्बा को हर तरह से राजी करने में लगा हुआ था। अब्बा तो पहले ही उनके एहसानात के बोझ तले दबे हुए थे। अम्मा भी परेशान हो गई थी, मगर नईमुद्दीन हर तरह से उन दोनों को अपने शीशे में उतार चुका था। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मगर मेरी किसी ने एक ना सुनी। अम्मा अब्बा ने खुश होकर हाँ कर दी, और फिर झटपट सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। नवीद अहमद के वालिद ने अब्बा को इन सब के बदले बहुत बड़ी रकम भी दी थी। अब वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते थे। मैं अभी सिर्फ 16 साल की थी, और उस अमीर आदमी ने मेरा नकली बर्थ सर्टिफिकेट देकर मेरा शिनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया था। और यही नहीं, बल्कि रोज ही मुझे नईमुद्दीन कोई न कोई कागजी कार्रवाई के लिए ले जाया करता। उसने तो मेरा पासपोर्ट भी बनवा लिया था। जब मैंने पूछा तो नईमुद्दीन ने कहा कि बेटी, ये बड़े लोग हैं, ये आए दिन मुल्क से बाहर घूमने जाया करते हैं। तभी मुझे कहा है कि आपका पासपोर्ट भी बनवा लूं, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। और फिर जल्दी जल्दी इसी तरह मुझे निकाह करके उस वीरान इलाके में लाया गया था। ये सारे झूठ इसलिए बोले गए थे कि उस बदशक्ल उढेर आदमी से मेरी शादी हो सके। इतना बड़ा धोखा हुआ था मेरे साथ, और मेरे वालिदैन को इस सब का पता था भी या नहीं, मैं ये भी नहीं जानती थी। मैं क्या करूं? मैं कैसे यहाँ इसके साथ रहूं? मैंने अंदर से भी कुंडी लगा ली थी, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। मैं अब तक अरूसी लिबास में थी। मैंने देखा कोने में एक सूटकेस रखा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे खोला, तो उसमें बहुत से कपड़े थे। शायद ये मेरे लिए ही होंगे, लेकिन वहाँ सारे मॉडर्न मलबूसात थे, जीन्स पैंट। और फिर मुझे एक मैक्सी नजर आई। मैंने झट से उसे अलग किया, और स्कार्फ और जीन्स भी अलग की। अपना भारी भरकम लिबास तब्दील करके मुझे कुछ सुकून मिला था। ये सारे लिबास मेरे ही नाम के थे। इसका मतलब वो लोग मुझे कहीं और ले जाने वाले थे। या अल्लाह, अब मैं कैसे इनके जुंगल से निजात हासिल कर सकती हूँ? मैं सोचने लगी। मैं कोई कमजोर रोने धोने वाली लड़की नहीं थी, मैं बहुत ही तेज थी। अम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि सानिया, ऐसा लगता है कि तू मजदूर की बेटी नहीं है, बल्कि किसी बादशाह की बेटी है। मैंने अपनी जहानत के बीच में कभी गरीब को आने तक नहीं दिया था, और आज भी मुझे खुद कुछ करना था। मैंने इस कमरे को अच्छे से देख लिया था। वहां मुझे ऐसी कोई चीज नजर ना आई जिससे मैं ताला खोलने में कामयाब होती। ना जाने रात के कौन से पहर मेरी आंख लग गई। मेरी आंख किसी शोर से खुली थी। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और कह रहा था, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं गड़बड़ा कर उठी, और जल्दी से वो ही गुलदान अपने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि वो दो तीन धक्के देता तो कुंडी टूट जाती। अब मैं घबराई हुई कोने में खड़ी थी। कुछ ही देर में कुंडी टूट चुकी थी, और वो आदमी अंदर आ गया था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे देखकर खबासत से मुस्कुराया। वाह मेरी रानी, इन कपड़ों में तो तू गजब ढा रही है। और अपनी मूंछों को ताव देता हुआ हंसता था। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा बुरा हश्र करूंगी। मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करके बोली। मेरे हाथ में गुलदान देखकर अब वो आराम से एक सोफे पर बैठ चुका था। सुनो, मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। निकाह के वक्त हमने तुम्हारे बाप से कुछ कुछ पेपर्स पे साइन लिए थे, जिनमें साफ साफ लिखा था कि तुमसे मेरा निकाह महज एक मखसूस मुद्दत के लिए किया गया है। मेरा जब भी दिल चाहेगा, मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करके अपने मुल्क सूडान वापस चला जाऊंगा। हम यहाँ अक्सर अपने कारोबार के सिलसिले में आते हैं, और जितना वक्त यहाँ रहते हैं, किसी हसीन दोशीजा से निकाह करके उसे अपने साथ रखते हैं। वो सिगरेट फूंकता हुआ बोले जा रहा था, और मुझे मेरे जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मैं उस पे अपनी घबराहट जाहिर नहीं करना चाहती थी,
वो अब भी बोलता जा रहा था, नईमुद्दीन हमारे एजेंट हैं, वो गरीब और कम उम्र लड़कियां तलाश करता है, फिर उनके वालिदैन को शीशे में उतारता है, उन पर बहुत पैसा खर्च करता है और इस तरह हमारा निकाह हो जाता है। लेकिन तुम्हारा मामला सबसे अलग है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो और हसीन भी हो और मेरा तुम पे दिल आ गया है और अब तुम मेरे साथ सूडान चलोगी, जहाँ मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दूंगा और रानी बना के रखूंगा। वो बकवास किए जा रहा था। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी आसाइशों पर, मैं जोर से चिल्लाई थी। वो मुस्कुराकर बोला, बहुत खूब, यही अदा तो पसंद आई है मुझे तुम्हारी। तुम आराम करो, अब तो तुम पाकिस्तान को जल्द ही गुड बाय कहने वाली हो। वो ये कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। मैं अपनी बेबसी पर आंसू भी नहीं बहा सकती थी। मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था, मगर मैं हैरान थी कि उसने मुझे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया था। वो भारी भरकम मर्द था, आसानी से मुझे काबू कर सकता था। जरूर इसके पीछे भी उसकी कोई चाल होगी। ये लोग कुछ और ही सोच के बैठे होंगे। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजा खुला और एक लड़का मेरे लिए नाश्ता लाया। उसे देखकर मैं चौंक गई। तुम तो वही हो ना जिसका मेरे साथ निकाह हुआ था। इससे आगे मैं कुछ बोल ना पाई थी। उस लड़के ने नाश्ते के साथ एक चिट्ठी मेरी तरफ बढ़ाई थी। वो सब घबराया हुआ था। मैंने जल्दी से वो चिट्ठी पकड़कर अपनी मुट्ठी में छुपा ली। उसके जाते ही मैंने चिट्ठी पढ़ना शुरू कर दी। उसमें लिखा था कि ये लोग मुझे दुबई ले जाकर बेचने का प्लान बना रहे हैं। उसने लिखा था कि जैसे भी करके मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूं, वरना ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए तो फिर दुबई में जो कुछ मेरे साथ होने वाला था वो इंतहाई खौफनाक था। फकत तुम्हारा एक हमदर्द, एक मुसीबत खत्म नहीं होती थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी। मैं बेबसी से उसकी चिट्ठी को बार बार पढ़ रही थी। मैंने उसके पुर्जे पुर्जे करके डस्टबिन में डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। अल्लाह जाने ये लड़का मेरी मदद करना चाहता था या फिर ये भी उसकी एक चाल थी। नईमुद्दीन की हकीकत खुलने के बाद अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। मैंने नाश्ता करना शुरू किया क्योंकि खाली पेट में कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। रात को वही लड़का खाना लाया था और उसने एक चाबी मेरे सामने रख दी थी। सानिया, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ये कहता हुआ वो जल्दी से बाहर चला गया। अब मुझे चाबी मिल चुकी थी, मैं यहाँ से निकल सकती थी, मगर बाहर भी तो पहरा होगा। ये सोचकर मेरा सर दुखने लगा था। मैंने रात को देर से निकलने का मंसूबा बना लिया। शायद उस वक्त बाहर वो लड़का भी मेरी मदद को आ जाए। मैं अब इंतजार में थी कि सब लोग सो जाएं। रात के 3 बजे मैंने वो चाबी उठाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। अंदर और बाहर दोनों तरफ से खुलने वाला लॉक था। चाबी घुमाते ही लॉक खुल चुका था। मैंने हल्का सा सर बाहर निकाल के देखा, वहाँ कोई नजर नहीं आया था। मैं दबे पांव निकली। राहदारी से गुजरते हुए मैंने अपने शोहर की आवाज सुनी, जो किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो ड्राइंग रूम में था, मेरी तरफ उसकी पीठ थी। मैं कुछ देर वहां रुककर उसकी बातें सुनने लगी। शेख साहब, आप फिक्र ना करें, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत ही कम उम्र और चंचल सी लड़की है। सिर्फ आपके लिए मैंने उससे छुआ तक नहीं है, मगर इस बार मैं आपसे मुंह मांगी कीमत लूंगा। उसकी बातों ने मेरा दिल दहला दिया था। इससे पहले कि वो पीछे की तरफ देखता, मैं बाहर की तरफ भागी थी। मेन दरवाजा खुला हुआ था। मैं जल्दी से भागती हुई गेट की तरफ जाने लगी। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे उसकी आवाज आई तो मैंने और जोर से भागना शुरू कर दिया। पीछे मुड़ के देखा तक नहीं था। जितनी जल्दी हो सकता था मैं वहां से दूर जाना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरे सर में किसी ने जोर से वार किया था और मुझे कुछ होश ना रहा। मेरा सर फटा जा रहा था। मैं जमीन पर गिर चुकी थी और सर में दर्द से टीसें उठ रही थी। जिसने मुझ पे वार किया था वो अब घबरा के चिल्ला रहा था, साहब जी, ये लड़की मर चुकी है। वहाँ अजीब सी गड़बड़ मच चुकी थी, मगर मैं होश में थी। लेकिन मैं फिर भी जानबूझकर बेहोशी का नाटक कर रही थी। अब नवीद अहमद की आवाज भी आने लगी थी, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? मेरा लाखों का नुकसान करवा दिया। वो उन सब पर चिल्ला रहा था, लेकिन सरकार, ये पागल लड़की भाग रही थी, इसलिए मैंने हल्का सा इसके सर पर वार किया था
वो चौकीदार सख्त घबराया हुआ था। अरे अब जल्दी करो, इस लाश से जान छुड़वाओ वरना ये भी गले पड़ जाएगी। नवीद अहमद चिल्लाता हुआ अंदर की तरफ जाने लगा। वो किसी को कॉल मिला रहा था। मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी थी। अब ये लोग मुझे कहीं फेंक देंगे और मैं निकल जाऊंगी, मगर ये मेरी भूल थी। वो चौकीदार किसी को बुला रहा था। शबीर, जल्दी से एक कब्र खोदो, लाश को अभी और इसी वक्त ठिकाने लगाना है। उसकी बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल चुकी थी। यानी वो मुझे जिंदा दफनाने वाले थे, लेकिन मैं अब भी नाटक करती रही। अगर इन लोगों को इल्म हो जाता कि मैं जिंदा हूँ तो ये मुझे किसी शेख के हाथों में सौंप देते, और ये मुझे गवारा ना था। कुछ ही देर में मुझे एक गड्ढे में डाला गया और वो सब लोग मेरे ऊपर मिट्टी डालने लगे। मेरा दम घुट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। कुछ ही पल में मेरी दुनिया खत्म होने वाली थी। मौत मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं अपने होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सानिया, सानिया, आंखें खोलो। मेरी बच्ची। कोई मुझे जोर जोर से झिंझोड़ रहा था। ये आवाज तो मेरी माँ की थी, लेकिन मैं तो मर चुकी थी। मुझे सब याद आने लगा था। मुझे दफनाया गया था। फिर मेरी अम्मा की आवाज कहाँ से आ रही थी। मैंने पूरी कोशिश की और अचानक से मेरी आंखें खुल गईं। मैंने गहरा सांस लिया। मैं कब्र में नहीं थी, बल्कि एक अस्पताल के बिस्तर पर थी, जहाँ अम्मा, अब्बा, एक पुलिस वाला और कुछ डॉक्टर्स खड़े थे। मैं जिंदा हूँ, मैंने पूछा तो वो हंस दिए। मैं हैरत से सबको देखने लगी। वहां वो लड़का भी था जिसने मेरी मदद की थी। अब मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। पुलिस वालों ने बताया था कि वो कब से उस गिरोह की तलाश में था जो लड़कियां स्मगल करते थे, और उसके लिए उन्होंने एक एसएचओ को ट्रेन करके भेजा था ताकि वो इनके गिरोह में शामिल होकर सबूत जमा करे। वही लड़का जिसने मेरी मदद की थी, वो एसएचओ शबीर हुसैन था, और उसी को मैंने अपना दूल्हा समझा था। उसे जैसे ही इल्म हुआ कि वो मुझे दफना रहे हैं, उसने जल्दी से पुलिस को इत्तला कर दी और वो सब जल्दी पहुंच गए, और तकरीबन 20 मिनट के बाद मुझे उस कब्र से निकाला गया, वरना अब तक मैं वाकई मर चुकी होती। मैं जितना शुक्र अदा करती कम था। नईमुद्दीन समेत उसका सारा गिरोह पकड़ा गया था। मैं खुश थी कि अब कोई गरीब लड़की उन लोगों का शिकार नहीं बनेगी। मेरा निकाह खत्म हो चुका था, क्योंकि वो एक जाली निकाह हुआ था जिस पर मैंने अंगूठे लगाए थे। वो निकाह के पेपर्स नहीं, बल्कि सादा कागज थे। वैसे भी मैं 18 बरस की नहीं हुई थी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब एक माह के बाद मेरे रिश्ते की बात करने शबीर हुसैन अपने वालिदैन को लाया। शबीर ने बताया कि वो मुझे उसी दिन से पसंद करने लगा था जब उसने पहली बार दुल्हन बने हुए मुझे देखा था, और वो मेरी जहानत और बहादुरी से भी खूब मुतासिर हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर की बीवी को इतना ही बहादुर होना चाहिए। वो मेरी तरफ देख रहा था और मैंने शर्मा के पलकें झुका ली थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना खूबरू नौजवान मेरा शौहर बनेगा। मैं बहुत खुश थी। साल बाद हमारी शादी हो गई थी और हम दोनों ने एक हसीन सफर शुरू किया था।